नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर निर्णय लेना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट जीरो फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। विधि मंत्रालय ने केंद्र सरकार से जुड़े मुकदमों को कम करने के लिए निर्देश जारी किया। भारत में कच्चे रेशम के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। अध्ययन से पता चला है कि पौधों की पत्तियों द्वारा हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स का अवशोषण किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर निर्णय लेना अनिवार्य है। तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल नामक ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उन विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की है, जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर रखा है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा भी निर्धारित की है। तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां देखें तो पहला है निर्णय लेने की समय सीमा। राष्ट्रपति को उसके लिए आरक्षित विधेयकों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। अगला है निर्णय के कारणों की घोषणा। यदि राष्ट्रपति आरक्षित विधेयक को स्वीकृति नहीं देता है तो इसका स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य होगा। इन कारणों के बारे में राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा। तीसरा है राज्यों द्वारा सहयोग। आरक्षित विधेयक के बारे में राज्य को केंद्र सरकार द्वारा पूछे गए प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देना और सुझावों पर विचार करना होगा। चौथा है परमादेश यानी कि मैंडेमस रिट। यदि राष्ट्रपति आरक्षित विधेयक पर निर्धारित समय सीमा में निर्णय नहीं लेता तो राज्य सरकार राष्ट्रपति के खिलाफ रिट याचिका दायर कर सकती है। पांचवा है राष्ट्रपति को आत्यंतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का अधिकार नहीं। राष्ट्रपति आरक्षित विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित रखकर पूर्ण वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। आत्यंतिक वीटो वास्तव में विधेयक पर अपनी सहमति रोके रखने की राष्ट्रपति की शक्ति है। छठा है विधेयक तैयार करने से पूर्व परामर्श। जिन विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है उन्हें विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राज्य को केंद्र सरकार से परामर्श लेना चाहिए। केंद्र सरकार को राज्यों के प्रस्तावों पर शीघ्रता से और सम्मानपूर्वक विचार करना चाहिए। फिर है अनुच्छेद 143। यदि विधेयक असंवैधानिकता के आधार पर सुरक्षित रखा गया है तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए। अनुच्छेद 201 में राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी को देखें तो पहला है संवैधानिक प्रावधान। जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति या तो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति रोक सकता है या गैर धन विधेयक राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार करने के लिए वापस लौटा सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 201 से जुड़ी चिंताएं। विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए संविधान में समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए विधेयक अनिश्चित काल के लिए रोके रखा जा सकता है। और आखिरी है आयोगों की सिफारिशें। सरकारिया आयोग 1983 और पुंछी आयोग 2007 दोनों आयोगों ने राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की थी। इससे राज्य सरकार के विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखने की प्रवृत्ति पर विराम लगेगा।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ ने वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट जीरो फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। आईएमओ नेट जीरो फ्रेमवर्क विश्व का पहला ऐसा फ्रेमवर्क है जो संपूर्ण उद्योग क्षेत्र में अनिवार्य उत्सर्जन सीमा और जीएचजी मूल्य निर्धारण का प्रावधान करता है। आपको बता दें कि पोत परिवहन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस यानी जीएचजी उत्सर्जन में लगभग 3% का योगदान देता है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं जानते हैं। इसे जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय यानी मारपोल के एनेक्स 6 में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि एनेक्स 6 जहाजों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित है। इसका उद्देश्य 2050 के आसपास या उससे पहले शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। इसी के साथ जहाजों को कुछ चीजों का अनुपालन करना होगा, जैसे वैश्विक ईंधन मानक। इसके तहत जहाजों को अपनी वार्षिक जीएचजी फ्यूल इंटेंसिटी यानी जीएफआई यानी प्रयुक्त प्रति ऊर्जा इकाई पर उत्सर्जित जीएचजी की मात्रा को समय के साथ कम करना होगा तथा वैश्विक आर्थिक उपाय के तहत जिन जहाजों का उत्सर्जन तय जीएफआई सीमा से अधिक होगा उन्हें रिमेडियल यूनिट्स खरीदनी होंगी ताकि अतिरिक्त उत्सर्जन की भरपाई की जा सके। जो जहाज शून्य या लगभग शून्य जीएचजी तकनीकों का उपयोग करेंगे उन्हें वित्तीय पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें आईएमओ नेट जीरो फंड की तो एक नया फंड बनाया जाएगा जिसमें उत्सर्जन मूल्य निर्धारण से प्राप्त राशि जमा की जाएगी। इसका कार्यान्वयन जाने तो इसे अक्टूबर 2025 में औपचारिक रूप से अपनाया जाएगा तथा यह 2027 से प्रभावी होकर अनिवार्य हो जाएगा। आपको बता दें कि एक बार प्रभावी होने के बाद यह 5000 सकल टन से अधिक बड़े समुद्री जहाजों के लिए अनिवार्य हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन से कुल CO2 उत्सर्जन का 85% उत्सर्जित करते हैं। खबर के अंत में आइए मारपोल के बारे में भी जान लेते हैं। मारपोल एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है। इसका उद्देश्य परिचालन या दुर्घटना के कारण जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम करना है। इसे 1973 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ द्वारा अपनाया गया था। आपको बता दें कि आईएमओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो समुद्री परिवहन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। मारपोल को 6 एनेक्स में बांटा गया है तथा प्रत्येक एनेक्स एक अलग प्रकार के प्रदूषण से निपटता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क यानी कि CPF अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा विकसित एक रणनीतिक पहल है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य सदस्य देशों के साथ दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के सहयोग को बढ़ावा देना है। CPF का लक्ष्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साझा विकास के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को गति देना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के बारे में जाने तो यह संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। यह गठबंधन ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सौर ऊर्जा को संधारणीय समाधान के रूप में बढ़ावा देता है। भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर COP21 सम्मेलन में ISA की स्थापना की संयुक्त रूप से घोषणा की थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। मार्च 2025 तक 104 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसकी अभिपुष्टि की है। इसके फ्रेमवर्क में 2020 में संशोधन किए गए थे। इस संशोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ISA को टुवर्ड्स 1000 रणनीति से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस रणनीति के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करना, स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के माध्यम से 1000 मिलियन लोगों को ऊर्जा उपलब्ध कराना, 1000 गीगावाट यानी GW सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने से सोलर पैनल विनिर्माण से उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 1000 मिलियन टन CO2 के बराबर की कमी की जा सकती है। आइए अब ISA द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहले भी जान लेते हैं। पहला है सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज। इसके तहत स्टार्टअप और उद्यमियों को अनुदान व व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है स्टार सी पहल। यह सदस्य देशों की संस्थागत और तकनीकी क्षमता को बढ़ाती है। तीसरा है ग्लोबल सोलर फैसिलिटी। यह सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश प्रोत्साहित करने हेतु भुगतान गारंटी निधि है। चौथा है ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर। यह सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा के बीच के संबंध की संभावनाओं की खोज करता है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में भारत की मुख्य भूमिका को समझें तो भारत ISA का सह संस्थापक है।
भारत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि OSOWOG जैसी वैश्विक पहलों का नेतृत्व कर रहा है। भारत ISA के अफ्रीका और एशिया के सदस्य देशों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के साथ साथ लोगों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। साथ ही इन देशों को सौर ऊर्जा से जुड़ी प्रौद्योगिकियां भी प्रदान करता है। भारत ISA को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि विशेष रूप से विकासशील और उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में मदद मिल सके। विधि मंत्रालय ने केंद्र सरकार से जुड़े मुकदमों को कम करने के लिए निर्देश जारी किया। भारत सरकार द्वारा मुकदमेबाजी के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए निर्देश सुशासन, लोक कल्याण एवं समय पर न्याय प्रदान करने की दिशा में एक एकीकृत दृष्टिकोण है। बात करें इसके उद्देश्य की तो ये निर्देश मानक परिचालन प्रक्रिया यानी SOP की तरह कार्य करेंगे ताकि सरकार से जुड़े मुकदमों का सही से प्रबंधन हो सके। ये केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय या विभाग, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त निकाय तथा CPSEs के मध्यस्थता मामलों पर भी लागू होंगे तथा राज्य सरकारें भी इन निर्देशों को अपनाने पर विचार कर सकती हैं। गौरतलब है कि सरकार से जुड़े मुकदमों के प्रबंधन में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे मुकदमों की अधिकता। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार अलग अलग न्यायालयों में लंबित लगभग 7 लाख मामलों में एक पक्षकार है। वहीं क्षमता की कमी की बात करें तो संसाधनों की कमी के कारण मंत्रालयों की संबंधित मुकदमों का प्रबंधन करने की क्षमता सीमित है। उदाहरण के लिए अधिकांश मंत्रालयों में विधि प्रकोष्ठ नहीं है। इसके अलावा है कानूनी प्रावधान की संकीर्ण व्याख्या। कानून की संकीर्ण व्याख्या शिकायतों को मुकदमों में तब्दील करने हेतु प्राथमिक कारक के रूप में कार्य करती है। और आखिर में प्रक्रियागत अनिवार्यताओं की पूर्ति न करना। उदाहरण के लिए फॉर्म, शपथ पत्र आदि का अनुचित या अपूर्ण प्रस्तुतिकरण। इसी के साथ आइए मुकदमों के प्रबंधन के लिए निर्देश भी जान लेते हैं। सबसे पहले है क्षमता को मजबूत करना। प्रत्येक मंत्रालय में कानूनी विशेषज्ञता वाले नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। इसके अलावा मुकदमेबाजी से संबंधित पाठ्यक्रम को IGOT यानी IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। बात करें शिकायत निवारण तंत्र की तो मंत्रालयों द्वारा तिमाही आधार पर शिकायत निवारण की समीक्षा करनी चाहिए तथा एकत्रित आंकड़ों के माध्यम से रुझानों का विश्लेषण करना चाहिए। उदाहरण के लिए डाक विभाग सर्किल स्तर पर हर 6 माह में स्टाफ अदालत आयोजित करता है। इसके साथ ही सरकारी मध्यस्थता पोर्टल की भी स्थापना की जा सकती है। उदाहरण के लिए नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की तरह एक पोर्टल बनाया जाना चाहिए ताकि मध्यस्थता से जुड़े डेटा को एकत्र किया जा सके। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए मुकदमों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि आखिर मुकदमे क्या हैं? यह झगड़ों या विवादों को सुलझाने की एक प्रक्रिया है जो अदालतों यानी फौजदारी या दीवानी के जरिए संपन्न की जाती है। गौरतलब है कि मुकदमेबाजी के कुछ उद्देश्य भी हैं, जैसे न्याय और कानून का शासन सुनिश्चित करना, विवादों का समाधान करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना व जनहित को बढ़ावा देना। हालांकि मुकदमेबाजी के नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे इसमें बहुत समय लगता है व इसकी प्रक्रिया जटिल होती है जिससे न्याय मिलने में काफी देरी होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन की बात करें तो 70% सरकारी मुकदमे अनावश्यक होते हैं और यदि उन्हें कम किया जाए तो अदालतों का बोझ घटाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत में कच्चे रेशम के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। भारत में कच्चा रेशम उत्पादन 2017-18 से 31.9 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 38.9 हजार मीट्रिक टन हो गया। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेशम उत्पादक और सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। गौरतलब है कि भारत का रेशम उत्पाद निर्यात 2027.56 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आइए पहले रेशम व रेशम उत्पादन यानी कि सेरीकल्चर के बारे में जान लेते हैं। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो रेशम के कीड़े मुख्य रूप से बॉम्बिक्स मोरी प्रजाति से प्राप्त होता है। सेरीकल्चर के तहत रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन पोषण किया जाता है। ये कीट शहतूत, ओक, अरंडी और अर्जुन वृक्षों के पत्तों को खाते हैं तथा कोकून बनाते हैं। इस कोकून को रेशम के धागे के रूप में प्रोसेस करके कपड़े बनाए जाते हैं। भारत प्राकृतिक रेशम की सभी 4 प्रमुख किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। भारत में रेशम उद्योग के लगातार विकास के लिए प्रेरक कारक देखें तो पहला है संस्थागत समर्थन। केंद्रीय रेशम बोर्ड, जिसका मुख्यालय
बेंगलुरु में है। वस्त्र मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है। यह रेशम उत्पादन के समावेशी विकास के लिए काम करता है। सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि SMOI असली रेशम की पहचान को प्रमाणित करता है। अंतर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध अंतर सरकारी संगठन है जो रेशम उद्योग के वैश्विक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अगला है नीति एवं योजनाएं रेशम समग्र एवं रेशम समग्र 2 को देखें तो यह अनुसंधान, गुणवत्ता सुधार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर केंद्रित है। कच्चा माल आपूर्ति योजना को समझे तो इस योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को रियायती दर पर धागा आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। क्षमता निर्माण योजना के तहत रेशम, जूट, हथकरघा और परिधान में कौशल विकास किया जाता है। इसके अंतर्गत 2024 से 2026 तक 3 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर है भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग, जैसे कांचीपुरम सिल्क साड़ी तमिलनाडु, मूगा सिल्क असम, मैसूर सिल्क कर्नाटक, भागलपुरी टसर बिहार आदि। चलिए अब भारत में रेशम के प्रकार भी जान लेते हैं। शहतूत रेशम या मलबरी सिल्क, जो कि भारत के रेशम उत्पादन का लगभग 90% है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि में होता है। टसर रेशम यानी कि कोसा, यह रेशम अर्जुन और आसन जैसे वृक्षों पर वन्य रेशम के कीड़ों द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसका प्रमुख उत्पादक झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा आदि है। एरी सिल्क को देखें तो इसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है, क्योंकि रीलिंग के दौरान रेशम के कीड़े नहीं मरते हैं। यह पूर्वोत्तर यानी कि असम, मेघालय में उत्पादित होता है। फिर है मूगा सिल्क, यह मुख्य रूप से असम में एंथेरिया एस्मेंसिस कीट से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से इसकी चमक सुनहरे पीले रंग की होती है और यह अत्यधिक टिकाऊ भी होता है। अध्ययन से पता चला है कि पौधों की पत्तियों द्वारा हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स का अवशोषण किया जा रहा है। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि प्लास्टिक के कण पौधों की सतह पर मौजूद संरचनाओं जैसे स्टोमेटा और क्यूटिकल आदि के माध्यम से पौधों की पत्तियों में प्रवेश करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि स्टोमेटा यानी रंध्र विशेष कोशिकाओं द्वारा निर्मित सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन कोशिकाओं को रक्षक कोशिकाएं भी कहा जाता है। वहीं क्यूटिकल मोम में लिपटी सुरक्षात्मक झिल्ली होती है। पौधों के ऊतकों में पॉलीइथिलीन टेरेफिथलेट यानी PET और पॉलीस्टायरीन यानी PS जैसे प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। आपको बता दें कि PET का उपयोग पेय पदार्थों की बोतलों और खाद्य कंटेनर्स में किया जाता है। वहीं PS का उपयोग डिस्पोजेबल कटलरी, कप आदि में किया जाता है। चलिए सबसे पहले माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में बात करते हैं। 5 मिलीमीटर व्यास तक के प्लास्टिक कणों को माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है। वहीं नैनोप्लास्टिक 1000 नैनोमीटर से कम के आकार के होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स की विशेषताएं जानें तो ये स्थायी होते हैं और आसानी से फैल जाते हैं तथा उन्हें हटाना मुश्किल होता है। तथा माइक्रोप्लास्टिक्स का सतह क्षेत्र आयतन अनुपात बड़ा होता है। जैसे जैसे इनका सतह क्षेत्र बढ़ता है, ये अधिक संदूषकों को अवशोषित करने लगते हैं, यानी पदार्थों को आकर्षित करते हैं और पकड़ते हैं, तथा दूषण यानी फाउलिंग के प्रति अधिक प्रवण हो जाते हैं। इनके अलावा माइक्रोप्लास्टिक्स में अक्सर रासायनिक योजक होते हैं जो समय के साथ जल निकायों में जमा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बिस्फेनॉल A यानी BPA, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स और पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ यानी PFAS आदि। वहीं बात करें माइक्रोप्लास्टिक्स के प्रकार की तो सबसे पहले है प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक्स। वे प्लास्टिक जो जानबूझकर छोटे आकार में बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक पेलेट्स यानी विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में माइक्रोबीड्स, उदाहरण के लिए टूथपेस्ट, फेस वॉश, सौंदर्य प्रसाधन आदि। दूसरा है द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक्स। वे प्लास्टिक की बड़ी वस्तुएं टूटने से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पॉलिएस्टर या नायलॉन जैसे सिंथेटिक फाइबर से बने माइक्रोफाइबर्स। खबर के अंत में आइए माइक्रोप्लास्टिक्स का प्रभाव भी जान लेते हैं। मानव स्वास्थ्य की बात करें तो माइक्रोप्लास्टिक मानव रक्त, फेफड़ों, अपरा यानी प्लेसेंटा और स्तन के दूध में पाए गए हैं तथा खाद्य श्रृंखला में प्रदूषण। WWF 2019 का अनुमान है कि एक औसत व्यक्ति प्रति सप्ताह लगभग 5 ग्राम प्लास्टिक का अंतर्ग्रहण कर लेता है। इनके अलावा है मृदा प्रदूषण। माइक्रोप्लास्टिक्स मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं और पौधों की वृद्धि व सूक्ष्म जीवीय गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। और आखिर में है समुद्री जीवन, जो प्लैंकटन, मछलियां, सीपी और यहाँ तक कि वेल भी माइक्रोप्लास्टिक्स खा रही हैं, जिससे बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है।
चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे इटली की, जिसकी राजधानी है रोम। हाल ही में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की। इटली की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण मध्य यूरोप का देश है। वहीं इसके सीमावर्ती राष्ट्र फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया है। सीमावर्ती जल निकाय देखें तो यह मुख्य रूप से भूमध्य सागर तथा उत्तर पूर्व में एड्रियाटिक सागर, दक्षिण पूर्व में आयोनियन सागर, दक्षिण पश्चिम में टायरियन सागर तथा उत्तर पश्चिम में लिगुरियन सागर से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि रोम शहर के भीतर एक छोटा स्वतंत्र देश वेटिकन सिटी है, जो ईसाई धर्म के रोमन कैथोलिक संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। चले बढ़ते हैं इसकी भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आल्प्स और एपिनिनेस हैं। इसका उच्चतम बिंदु मोंट ब्लांक है। इसकी प्रमुख नदियों में पो, एडीज, टाइबर, आर्नो आदि शामिल है। यहाँ भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नया आधार ऐप जारी किया। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य पहचान सत्यापन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, जैसे UPI आधारित भुगतान। केंद्रीय रेल मंत्री ने घोषणा की कि मुंबई की उपनगरीय ट्रेन सेवा को उन्नत करने के लिए कवच 5.0 लागू किया जाएगा। भारत ने आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA पर संयुक्त समिति की 8वीं बैठक की मेजबानी की। एक रिपोर्ट के अनुसार परमाणु संलयन से चलने वाला रॉकेट सनबर्ड प्लूटो तक सिर्फ 4 साल में पहुंचने में मदद कर सकता है। DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह एक प्रकार का लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने शैडो फ्लीट के उपयोग के माध्यम से ईरान के तेल व्यापार में मदद करने के आरोप में संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारत से संबद्ध फर्मों पर प्रतिबंध लगाया। एक अध्ययन से पता चला है कि कुछ लाइकेन प्रजातियां मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में भी जीवित तथा चयापचय रूप से सक्रिय रह सकती हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत के पहले GAN आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी गई। आपको बता दें कि गैलियम नाइट्राइड GAN एक विशेष प्रकार का विस्तृत बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जो गैलियम और नाइट्रोजन से बना होता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।